वेलकम बैक वंस अगेन जी। हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से और साथ साथ बजट के हवाले से भी बात हो रही है। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं और अभी जो कुछ देर पहले इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आई है उसके ऊपर हम अपने प्रोग्राम में आज बात कर रहे हैं। कुछ देर पहले भी मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे और उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। जी नताशा, बिल्कुल पॉलिसीज़ के बारे में हमने बात की कि न्यू पॉलिसीज़ जो इंट्रोड्यूस करवाई गई इस बार और वेरी फर्स्ट टाइम वो इंट्रोडक्शन उनका हुआ है। कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स जो अनपॉपुलर थे वो भी लिए गए और सब चीज़ें हमने देखा इकोनॉमिक नंबर्स को इंक्रीज करने के लिए, बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाने के लिए खास कर की गई, क्योंकि कोविड चैलेंज मौजूद था और उसको भी टैकल करना था। स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी ली गई, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होने से रोकना था, टर्फ फाइनेंसिंग की गई। ये तमाम चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स थे जिनका इम्पैक्ट हमने डेली बेसिस पे मार्केट के अंदर भी, स्टॉक मार्केट में भी देखा और खासकर हमने इकोनॉमिक नंबर्स के, अगर हम बात करें एक्सपोर्ट्स के नंबर्स, रेमिटेंसेस के नंबर्स या फिर हम अगर आरडीए अकाउंट्स की ही बात करें तो यहाँ चीज़ें जो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं ये इस चीज़ की ज़मानत है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स लिए गए जिसके स्लोली ग्रेजुअली रिजल्ट्स आ रहे हैं। बिल्कुल नताशा, आपने ठीक पॉइंट आउट किया और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये बात जहन में रखनी होगी क्योंकि कोरोना की वजह से दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ को जॉट लगा है और हमने देखा कि तमाम बड़ी इकोनॉमीज़ डाउन साइड पर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद और उसके बिल्कुल बरक्स पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है तो बड़ी ज़बरदस्त उसने जो है वो रिकवरी शो की है और ये इसको हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा अभी भी मौजूद हैं, लेकिन उसकी डिस्कवरीज के ऊपर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ बड़ा ही एक्सक्लूसिव पैनल मौजूद है, उनको भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चामलिया साहब, आप फॉर्मर डायरेक्टर हैं PSX के। सर अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ समसम साहब, आप फॉर्मर चेयरमैन हैं आबाद SR के, उनको भी प्रोग्राम में बाकायदा खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अक़दस अफजल साहब, आप प्रोफेसर भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, तो आपको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनने पर वेलकम करते हैं। सबसे पहले आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का बाकायदा और इस ट्रांसमिशन की जो खूबसूरती है, एक डिबेट चली आ रही है और इस डिबेट के अंदर काफ़ी जो हम कहेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आज हमने डिस्कस किए हैं। तो चामड़िया साहब से मैं चाहूँगी कि इस पर कमेंट करें। कल बजट की अनाउंसमेंट है, फ्रेंडली बजट आ रहा है और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं सर जो फर्स्ट टाइम हाईलाइट की गई। अगर हम रोशन डिजिटल अकाउंट की बात करें, एक इनिशिएटिव ऐसा लिया गया जिससे प्रॉपर चैनल लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अपना जो एक हिस्सा है वो पाकिस्तान के अंदर डाल सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट के अंदर हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट के अंदर हो या फिर फिक्स डिपॉजिट या जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके अंदर हो। सर कितने इंपॉर्टेंट थे इस टाइप के इनिशिएटिव्स लेना और पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी को कुछ न्यू कलर देने के लिए? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। पहले भी आपके प्रोग्राम से काफ़ी डिस्कशन हो चुकी है, मैं थोड़ा सा रिट्रेट कर दूंगा। ये जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए थे लास्ट ईयर, कोविड पोस्ट कोविड आप कह रहे हैं, जब शुरू हुआ कोविड उसके बाद, वो स्टेप्स मेरे ख्याल है जो थे वो थे जो गलतियां हो चुकी थी IMF के साथ। 13.25% इंटरेस्ट रेट जब हम पहुंच गए थे, जो मेरे ख्याल है बहुत बड़ा ब्लंडर था, जिसकी वजह से आपकी इकॉनमी स्टाइफल हुई थी और फिर कोविड की वजह से एक मौका मिला तो गवर्नमेंट ने उसको सही किया। और ना सिर्फ सही किया, मेरा ख्याल है सही करने के जो स्टेप्स उन्होंने लिए, 1.2 ट्रिलियन का वो पैकेज था जो डोल आउट हुआ, उसके अलावा इंटरेस्ट रेट 7% पे आए, उसके अलावा कंस्ट्रक्शन पैकेज आया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उससे इकॉनमी क्योंकि बॉटम आउट कर चुकी थी हमारी इकॉनमी, पाकिस्तान की इकॉनमी में बड़ा रेजिलियंस है। आई कुड ऑलवेज सी अ ग्रोथ ऑफ 4 to 5% उस वक्त भी गोइंग फॉरवर्ड 2 years में, और वो हो गया, होना ही था क्योंकि आप बेस लाइन पे आ गए थे, बहुत नीचे आ गए थे, तो यू कुड ओनली गो अप, देयर वाज नो रूम टू फर्दर गो डाउन। और ये एक हकीकत है जो हमारी जो एक्चुअल जो हमारी इकॉनमी में जो रेजिलियंस है, तो मेरे ख्याल है उसको गवर्नमेंट ने कैपिटलाइज किया बहुत अच्छी तरह से और IMF पे भी सही टैकल किया कि हम ये स्टेप्स हम नहीं ले सकेंगे और उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को कम करके बाउंस बैक किया। फिर जो वो आपने जिक्र किया रोशन डिजिटल अकाउंट का, वो मेरा ख्याल है कि वो इतनी सक्सेसफुल हुई स्कीम और ये क्रेडिट गवर्नमेंट को, स्टेट बैंक को जाता है और उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल सही राइट टाइम पे टैप किया, उन्होंने कैश किया। आप देख रहे हैं क्लोज टू $1 billion उसमें आ गए हैं और वो आते चले जाएंगे क्योंकि आप डॉलर्स में रिटर्न दे रहे हैं 7% का और फिर उसमें एक मल्टीप्लायर भी हो रहा है, उसके अगेंस्ट प्लेज करके और ज़्यादा पैसे भी आ रहे हैं। तो जो प्लेस करने वाले हैं, लगाने वाले हैं पैसे, उनको उनके लिए मौका बहुत अच्छा है। और दूसरा ये कि बिकॉज हमारा रुपी डिवैल्यूएशन हुआ, फिर अप्रिशिएट हुआ रुपी, तो एक कॉन्फिडेंस
इन दी पाकिस्तानी कम्युनिटी स्पेशली द ओवरसीज कम्युनिटी के रुपये में भी स्ट्रेंथ अब मौजूद है। तो मेरा ख्याल है ये स्टेप्स बहुत अच्छे हैं। इंट्रोडक्टरी कमेंट में बहुत सारी चीजें अनफोल्ड कर दी हैं। यासिर, जब हम IMF पैकेज में होते हैं तो हमारे पास इतनी रूम नहीं होता कि हम ज्यादा नेगोशिएट कर सकें। तो आप प्लीज जरा डॉक्टर अकदस से ये सवाल पूछिए। इस बारे में बात करेंगे। डॉक्टर अकदस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में भी यहाँ पर बात हो रही है कि आपके पास इतनी गुंजाइश मौजूद नहीं थी कि आप जाके किसी पॉइंट के ऊपर निगोशिएट कर सके। नो, अब आपके पास कितनी फिजिकल स्पेस है कि आपके पास इतनी स्पेस है कि आप ब्रीथ कर सकें, आप प्रोग्रेस की तरफ जा सकें। वरना अमूमन होता ये है कि जब हम IMF के प्रोग्राम में होते हैं तो ये कंसीडर नहीं किया जा सकता कि आप कोई एक्सपोर्ट लेड पॉलिसी बनाए या कोई ग्रोथ ओरिएंटेड टारगेट जो है आपको जो अचीव कर सके। लेकिन जब हम IMF प्रोग्राम में गए तो जो एक इकोनॉमी की जो सिचुएशन थी वो बहुत ख़राब थी। ये जो करंट टीम है और इनसे पहले भी जो टीम थी, बेसिकली PTI की गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक टीम है, उन्होंने काफ़ी मेहनत से इकोनॉमी को स्टेबलाइज़ किया और यहाँ तक स्टेबलाइज़ किया है कि अब ये बातें हो सकती हैं कि IMF से रीनेगोशिएट किया जाए उस पैकेज को, जो कि हो भी रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो नई इकोनॉमिक टीम आई है जिसके हेड फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन है, मुझे इनसे बहुत सी उम्मीदें हैं। बहुत सी सही आवाज़ें आ रही हैं इस्लामाबाद से। इनका फोकस ऑन ग्रोथ बिल्कुल सही जगह पे है। आई थिंक हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ, जॉब्स और पॉवर्टी रिडक्शन की ज़रूरत है और वो ग्रोथ के बगैर की कोई काम नहीं हो सकता। साथ ही साथ इन्होंने कई दफ़ा इस चीज़ की भी बात की है कि देखें, IMF के साथ हमें रीनेगोशिएट करने की ज़रूरत है और आप रीनेगोशिएट सिर्फ तब कर सकते हैं जब आप खुद एक स्टेबल मकाम पे खड़े हों। तो वहाँ पे अगर 2 महीने पहले की बात करें तो हम नहीं कर सकते थे। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने कहा था IMF को कि गिव अस सम स्पेस। तो अब जबकि अब थोड़ी स्पेस मिल गई है तो अब क्या दिखाई दे रहा है सर? और मैं चाहूंगी कल का जो आर्टिकल है और आज की जो न्यूज़ है उसके बारे में भी जरा। लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि ऑब्वियसली जिस तरह आप सब ने पढ़ा है कि गवर्नमेंट ग्रोथ की तरफ जा रही है। हमारा फोकस ग्रोथ के ऊपर होगा। PSDP अगर आप देखें, जो कि मेन एक्सपेंडिचर इंजन है फेडरल गवर्नमेंट का, उसमें तकरीबन 38 से 40% की इंक्रीज होने जा रही है PSDP के अंदर। लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई, मुझे ये पसंद आया कि इन तमाम के तमाम नैरेटिव में जो इस्लामाबाद से जनरेट हो रहा है ऑन ग्रोथ, आपने गरीबों को नहीं भूला। पावर्टी के ऊपर बात हो रही है और ये भी बात हो रही है कि यहाँ पर पावर्टी के इंसिडेंट्स को कैसे कम किया जाए। बिकॉज आपने अभी कोविड-19 की बात करी। लेकिन कोविड-19 जहाँ एक इकोनॉमिक बहरान है, इसने पाकिस्तान में तकरीबन 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ लोगों को तकरीबन खतरे गुर्बत से नीचे धकेल दिया है। तो हम कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएं, उस पॉलिसी में पावर्टी और पुअर लोगों को की हालत बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ा टास्क है। पॉवर्टी एलिवेशन की बातें आपने की है। एहसास प्रोग्राम का ज़रूरी यहाँ पे तस्करा होना चाहिए, क्योंकि हम US की मिसाल तो देते हैं लेकिन वहाँ पे जिस तरह बेल आउट किया जाता है। लेकिन मैं चाहूँगी कि इंट्रोडक्टरी कमेंट मैं समसम साहब से ले लूँ। आप कन्वीनियर भी हैं और रियल एस्टेट से आपका ताल्लुक है। सर, दिखाई ये दे रहा है कि कंस्ट्रक्शन पैकेज आने के बाद एक फिनोमिनल ग्रोथ देखी गई है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में और इससे जितनी अलाइड इंडस्ट्रीज थी उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा है। सर प्लीज़ टेक ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो पैकेज मई 2020 में प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो दिया, मैं समझता हूँ कि इसका जो इम्पैक्ट आना था वो 20% भी नहीं है। इसकी वजह ये नहीं है कि कोई उनकी जो सोच है, जो उनका विजन है कि इसको ग्रो करना चाहिए। ऑनेस्टली ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो वीकली बेसिस पे इस सेक्टर को चलाने के लिए मीटिंग्स करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये सेक्टर चले। आई थिंक एवरी थर्सडे जूम मीटिंग होती है। एग्जैक्टली। लेकिन सॉरी टू से कि जब ये पैकेज आया था तो मैं उस वक्त चेयरमैन था हाउसिंग कंस्ट्रक्शन कराची चैम्बर का, ठीक है। हमने अपने मीडिया पे ये बात जाके की थी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हमको उनकी नीयत पे कोई शक नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि बेहतरीन लीडर है हमारे पास, हमें उनकी नीयत पे कोई शक नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि जब आपकी टीम मजबूत नहीं होती, आपके लोग मजबूत नहीं होते, तो वो चीज़ जो आपको 6 माह में, साल में मिलनी, वो आपको 10 साल भी नहीं मिलती। अभी रोशन डिजिटल की बात कर रहे थे आप, तो मैं क्या आपको लगता है कि क्या पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा जॉब्स मिल गई हैं जो आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलने लगा है?
सिर्फ और सिर्फ आपने उसको लीगलाइज किया। अपनी फील्ड के हवाले से जरा बताएं ना कि आपका सर कंसर्न क्या है, यही उसकी निशानदेही करें ना, फिर रोशन डिजिटल की नहीं, तरफ आते हैं ना, उसके मैं डिजिटल की नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि टीम जब अच्छी हो तो रिजल्ट मिलता है। मैं बेसिकली सर शौकत तरीन साहब ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 2 करोड़ जॉब्स जो हैं वो गई हैं कोविड के अंदर, और उनको भी जॉब्स देनी है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट करनी है। पॉवर्टी के बारे में तो सभी सोच रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि देखें, सबसे जो तेज सेक्टर है लोकल इंडस्ट्री का वो हाउसिंग रियल एस्टेट है, उसी को फोकस किया, ऑन टाइम फोकस किया इन्होंने, प्रायर बेसिस के ऊपर जी। लेकिन सिंध में ये सारा प्रोसेस स्लो है, आप सबको पता है, आज से नहीं है, हम काफी प्रोग्राम पहले भी कर चुके हैं, आप और भी लोग आते हैं हमारे सेक्टर के, वो आप लाइन में ड्रॉ है ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, वो भी तो आपको देखनी होगी। मैं यही बात क्लियर करता हूँ। देखिए, हम सिंध गवर्नमेंट के अपोजिट नहीं है, हम तो हर उस बंदे के साथ हैं जो पाकिस्तान का साथ है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ है, ठीक है। हमारा काम है उन हर्डल्स को हाईलाइट करना। मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, या मेरी टीम जो आपके पास आती है वो अथॉरिटी नहीं है। हमारा काम है वो चीजें हाईलाइट करना कि जब आज अगर अच्छी टीम अच्छे फैसलों से रोशन डिजिटल अकाउंट के बाद आपका जब आपको फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है, तो यही चीज अगर थोड़ी सी डायरेक्शन सही कर लें तो मैं यकीन से कहता हूं कि आप सोच भी नहीं सकते कि एक मिनट जो अभी 2 हफ्ते पहले एक सरप्राइज दिया आपको स्टॉक एक्सचेंज ने, ये उससे बड़ा सरप्राइज देगा आपको। तो होते हैं पर सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए। मैं यही कह रहा हूं, देखिए सॉल्यूशंस क्या है। हम हमारा बड़ा देरियाना मुतालबा है, जैसे आईएमएफ की बात उन्होंने की, आईएमएफ की वजह से वो हमारा एफटीआर जो है उस पर टाइमलाइन लगाते हैं, कहते हैं जी 6 महीने छोड़ दो। अच्छा, वो कहते हैं जी कोविड है, हालात बुरे हैं तो इनको 6 महीने। मुझे ये समझ ही नहीं है आज तक बात कि एफटीआर का आईएमएफ अगर उसको उनको कोई कंडीशन है तो मैं समझता हूं कि नाजायज शराइत तो हम किसी की भी नहीं मानेंगे। एफटीआर का मतलब है कि आप फिक्स टैक्स रिज्यूम में हैं और आपके प्रोजेक्ट पे पहले दिन आपको पता है क्या टैक्स देना है, तो उस पर ये टाइमलाइन लगाना कि 6 माह तक जो प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड होगा वो एफटीआर मिलेगा। मैं समझता हूं कि और बहुत सारी सर एफबीआर सर आप स्पेसिफिकली सिंध की बात कर रहे हैं या फेडरल? मैं जनरल बात कर रहा हूं। देखिए एफटीआर तो फेडरल का है, वो एक बड़ी डिबेट हो जाएगी क्योंकि अप्रूवल्स की बात होती है तो पंजाब में अप्रूवल्स का सिस्टम अलग है, सिंध में अलग है, ये सारी चीजें तो एक बड़ी डिबेट है। रियल एस्टेट के अंदर अब ये इन्वेस्टमेंट जो पार्क हो रही है ना, इसको भी आपको समझने की जरूरत है, इसको भी एलैबोरेट करना होगा कि कौन सी सही हुई है और कोई देखिए मैं अगर आप मौका दें, लगी हुई है, मैं आपने अगर बुलाया तो मैं आपको 1-2 बातें क्लियर कर दूं प्लीज। कि देखिए एफटीआर अभी बजट आ रहा है, बिल्कुल कंडीशंस अपनी जगह पे हैं, जैसे हमारे भाइयों ने ये जिक्र किया, आईएमएफ भी है, बाकी चीजें भी हैं। एफटीआर का मतलब है कि ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा, करप्शन खत्म होगी, तो एफटीआर पे टाइमलाइन नहीं लगानी चाहिए, उसको फ्री हैंड देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि एमनेस्टी की बात की जाती है, तो एमनेस्टी हमने कई प्रोग्राम किए जिसमें हमें बड़ा क्रिटिसाइज भी किया गया कि इन लोगों को आपने एमनेस्टी दी है, जबकि हमने पहले दिन से कहा था कि एमनेस्टी उनको दिए जिनके पैसे डिक्लेयर्ड नहीं है, और ये पाकिस्तान को चलाने के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाने के लिए, पाकिस्तान की भलाई के लिए दी गई है। तो इसको बिल्डर के सर पे डालना ये मुनासिब नहीं है। हम तो टैक्स पेयर लोग हैं, चाहे एफपीसीसीआई के हों, चाहे चेंबर के हों, चाहे आबाद के हों। अगर किसी ने आके इसको गलत सबसे पहले हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना होगा, इसकी बेहतरी के लिए सोचना होगा। चामड़िया साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। सर काफी चीजें हैं जो क्रिटिक्स की तरफ जाती हैं, लेकिन उसको हमें समझना होगा। हर चीज का एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है। आप समझते हैं कोविड चैलेंज के होते हुए जितने टाइमली डिसीजंस लिए गए कितने इंपॉर्टेंट थे सर वो? देखिए मैं पहले उन्होंने जो बात की उसकी मैं तारीफ करता हूँ। उसकी वजह ये कि जो भी मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि जो टैक्स नेट में ऑलरेडी लोग हैं जो टैक्स दे रहे हैं, फिलहाल तो गवर्नमेंट भी इस मूड में है, फ्रेंडली या बजट के मूड में, उनकी तो बातें आप मान लें, ठीक है, उससे कोई हर्ज नहीं है। जो ये बात कह रही है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। असल चीज़ तो ये है कि टैक्स नेट को ब्रॉडन किस तरह किया जाए। जो नई टैक्स दे रहा है पहले उसको भी टैक्स नेट में लाना है। तो पोटेंशियल जो है पाकिस्तान में, अगर आप जीडीपी देखें $300 बिलियन प्लस है, अगर आप 20% भी जीडीपी का लगाएं तो 6 ट्रिलियन तो हमें कलेक्ट करने चाहिए, जो कि मेरा ख्याल है कि वो नेक्स्ट ईयर उनका वो टारगेट है। अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी मेरे हिसाब से, हमने कुछ रिसर्च बहुत पहले की थी, बिल्कुल अगर आप नहीं ज्यादा ना भी लें, कम भी लें, तो मेरे ख्याल है 70 to 80% और है इकोनॉमी हमारी। तो मेरे ख्याल है वो मिला लें तो 500-600 बिलियन का एक्चुअल जीडीपी होता है। उसका अगर 20 लें तो फिर 12 ट्रिलियन का पोटेंशियल है टैक्स कलेक्शन का। तो अभी तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो वो मेरा ख्याल है कि अभी तो जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनको तो आप थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दें, जो नहीं दे रहे उनको नेट में लाने के लिए कोई प्रोग्राम बनाएं
और वो भी हरासमेंट नहीं होनी चाहिए, इंसेंटिवाइज होनी चाहिए। शौकत साहब ने इसको हाईलाइट किया है, है, लेकिन करेंगे कैसे? देखें ना, ये बातें तो सारी हुकूमतें करती रहती हैं, करना बड़ा आसान है। आप जो लोग उस रजीम में नहीं है उनको पहले कहें कि आप अपने बिजनेस रजिस्टर कराएं, जैसे सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन होती है। अगर जो रजिस्टर नहीं कराया गया उसको टाइमलाइन दे दें 1 साल बाद, वरना आपका बिजनेस हम बंद कर देंगे। तो एक दफा रजिस्ट्रेशन हो जाए, फिर वो टैक्स नेट में आएंगे, फिर उनको हरास नहीं करें, फिर इंसेंटिवाइज करके उनसे टैक्स कलेक्ट करना शुरू करें। तो एक प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस, 2-3 साल में आप कहीं जाके पहुंचेंगे। तो ये बात मेरा ख्याल है वो देखनी चाहिए। और मेरा ख्याल है शौकत तरीन साहब भी इसी बात को कह चुके हैं और वो उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपने दूसरी बात कही कोविड के स्टेप्स, वो मैं पहले कह चुका हूँ। कोविड के स्टेप्स जो उसके बाद जो स्टेप्स लिए वो बहुत ही मुफीद स्टेप्स थे। और मेरा ख्याल है कि जो भाई ने बात की कि IMF से अब हम उस पोजीशन में हैं, आपकी स्ट्रेंथ होगी तो आप बात कर सकेंगे ना, नेगोशिएट कर सकेंगे। तो आज वो स्ट्रेंथ्स मौजूद हैं। आज करंट अकाउंट का मसला हल हुआ है, पहली दफा आप सरप्लस में, ये ठीक है, दिसंबर से लेके अब तक थोड़ा श्रिंक हुआ है। आदत हो गई थी सर करंट अकाउंट डेफिसिट कहने की, अब करंट अकाउंट सरप्लस कहने की आदत डाल रहे हैं। वी आर गोइंग टू एंड ऑन अ पॉजिटिव फिगर एंडिंग जून, बट 6 महीने से कुछ 5 महीने से थोड़ा श्रिंक हो रहा है वो। और दूसरा ये कि एक सरप्राइज हमें वहाँ मिला है रेमिटेंसेस में, जो कि मुझे लगता है कि 28 से 30 बिलियन तक टच करने जा रहा है अगर इस महीने भी। और मेरे ख्याल है बड़ी ईद है तो इस जून में ज़्यादा मुझे लगता है एक्सपेक्टेशन है। तो वो अगर आपको वहाँ पे 5-6 बिलियन डॉलर्स का ब्रीदर मिला है रेमिटेंसेस में, करंट अकाउंट सरप्लस में है और एक्सपोर्ट्स मार्जिनली ऊपर जा रही हैं, तो ये मसाइल इस वक्त तो सही हैं। बट गोइंग फॉरवर्ड आप फिर प्रॉब्लम में आ सकते हैं ट्रेड डेफिसिट की वजह से, और तो वो मेरे ख्याल है गवर्नमेंट को इस बजट में देखना पड़ेगा। अच्छा असद, आपसे एक सवाल और किए लेते हैं इसी हवाले से। जैसे भी कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात हो रही है कि सेंट्रल बैंक ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जो रिस्क वेटेज था उसको कम किया, इससे कितनी ईज मिली है। और प्राइवेट सेक्टर का ये जो खासतौर पर प्राइवेट जो बैंक्स हैं उससे जो क्रेडिट ऑफ टेक है उसको थोड़ी सी ईज वहाँ पे दी गई गवर्नमेंट की जानिब से, कितना बेनिफिशियरी रहा है, इसको चाहूँगा थोड़ा सा इस पर बात की जाए। देखिए मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इस सेक्टर को कभी बैंक जो है ना इस तरह से लेके चलेगा। ये मुबारकबाद है प्राइम मिनिस्टर को कि उन्होंने फोरक्लोजर लो दिया उनको सिक्योर करने के लिए। बाकी जो गरीब लोगों के लिए देखें बात बेसिकली वो जो सारी चीजें की हैं, नो डाउट देखें जो अच्छी बातें हैं बहुत अच्छी हैं, ठीक है, ये मुमकिन नहीं थी। अब मैं समझता हूँ कि बाकी अगर आने वाली गवर्नमेंट भी इतना बड़ा स्टेप कोई रिस्क लेता नहीं है जो उन्होंने लिया, मैं समझता हूँ ये काबिल तहसीन है। लेकिन 2-3 चीजें हैं, जब हम नए पाकिस्तान की बात करते हैं उसमें आपने 24, 27, 30 पे आपने फिक्स किए हुए छोटे यूनिट्स, लेकिन उनके पैकेज के बाद 35% प्राइसेस रॉ मटेरियल की बढ़ चुकी हैं। क्या आप समझते हैं कि जो इस पैकेज का हिस्सा बनेंगे वो इस अमाउंट को जो है वो मैच कर सकेंगे? ये चीज़ें देखनी, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जब आप कोई पैकेज लाते हैं, जब आप किसी को फिक्स करते हैं कि आपने इतने में 4 साल बाद भी इंश्योर करना है कि इसी प्राइस में यूनिट देना है, तो आपको इंश्योर करना होगा कि जो रॉ मटेरियल वो इस्तेमाल करे उसकी प्राइसेस इनहांस ना हो या फिर उसको लिंक करना पड़ेगा। सुने तो आप अभी बना देंगे और वो शिफ्ट भी हो जाएंगे, शिफ्ट होने के वो 10 साल तक पेमेंट करते रहेंगे, लेकिन ऑलरेडी वो चीज तो बन गई ना, बनेगी नहीं ना, 4 साल लगते हैं ना बनने में, एक दिन में तो नहीं बनती तामीरात। जब प्राइस आप आज फिक्स कर रहे हैं, तामीरात 4 साल के बाद या 3 साल के बाद उसने डिलीवर होने जाना है, स्ट्रक्चर के 22 महीने 24 महीने उन्होंने दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें देखें, आप जब हमसे राय लेने के लिए आपने हमें बुलाया तो हम आपको ये बता रहे हैं कि जो नए पाकिस्तान में लो कास्ट हाउसिंग की बात है, अगर रॉ मटेरियल की प्राइस को आपने लॉक नहीं किया तो आप नहीं, आप पॉइंट आउट सीमेंट और स्टील को कर रहे हैं, मैं टाइल्स को भी कर रहा हूँ। और हम आपको ये कह रहे हैं कि जब अगर आप समझते हैं कि 1,40,000 45,000 पे आज सरिया है, तो आप कम से कम एक SRO और निकालें, क्योंकि आपने हमें इंडस्ट्री का दर्जा दिया, आपने कहा हम इंडस्ट्री हैं, तो हम ये समझते हैं कि इंडस्ट्री बनने के बाद वो सारे लॉस तो हम पे इंप्लीमेंट हो गए जो एक इंडस्ट्री को पूरे करने चाहिए, सूबे में भी या फेडरल में भी, लेकिन एक इंडस्ट्री को जो SROs मिलने चाहिए, जो एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए, हमने सिर्फ ये कहा कि एंड यूजर जो आपके डिलीवर करते हैं उनको आप ड्यूटी एग्जेम्पशन दें। देखिए सरिये का अगर आप समझते हैं कि लोकल इंडस्ट्री चलनी चाहिए और हम उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर कार्टेल बनेगा और वो प्राइस को एनहांस करेंगे तो हम समझते हैं हमें फ्री हैंड दें कि हम लोकली हम इसको इंपोर्ट कर सके। सर एवरी थर्सडे आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप लोगों के साथ बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, जूम मीटिंग्स होती है, तो आपने ये तमाम चीजें हाईलाइट की हैं उसके अंदर? देखिए मैं तो आप देखिए फोरम क्या होता है, एक फोरम वो होता है जो आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब का है, तो उनकी नॉलेज में वो सारी बातें हैं, ठीक है, और एक फोरम ये है जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, जिसमें हमको पब्लिक के हम देखिए, मैं एज ए कन्वीनियर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान मैं अपने सेक्टर का जवाब दूं या मैं छोड़ दूं,
या मैं उनका जवाब दूं। इसी तरह चेंबर में मैं एडवाइजर हूं इसी सेक्टर का, तो मैं जवाब दूं। वो हमसे पूछते हैं कि जब हमारी मुश्किलात हैं तो आप उनसे क्यों नहीं कहते कि एंड यूजर को, मैं कमर्शियल सरिया इंपोर्ट करने की बात नहीं कर रहा, मैं कमर्शियल टाइल इंपोर्ट करने की बात नहीं कर रहा। मेरा अप्रूवल होता है तो आपके डॉक्यूमेंट में होता है कि 8 लाख फुट अप्रूवल है, 8 लाख फुट का फार्मूला है, वो टाइल मुझे ड्यूटी फ्री या उस पे आरडीज कम कर दी जाए, या एडिशनल आरडीज जो आपने लगाई है वो कम कर दी जाए, ताकि कंपटीशन बढ़ेगा और ये कार्टेल टूटेगा। ठीक है, ठीक है। आपको जो अलाइड इंडस्ट्री आपके सर वो साथ जो है उसमें फेडरेशन भी में और आपको चैम्बर्स में लोग हैं वो सब फाइलर्स हैं, सारे फाइलर हैं, या टैक्स पूरा देते हैं, या कोई फिर आ ही वो नहीं भी- सकता बगैर फाइलर, सर, मेंबर ये बन तो ही नहीं चेक एंड सकता। बैलेंस करना पड़ेगा। चलें चलिए, सर, अच्छा हो गया, ठीक है। अकदस डॉक्टर साहब से अकदस please। साहब से एक सवाल इस हवाले से कर लें। डॉक्टर साहब, अब कुछ बात हो रही थी, जरा कंस्ट्रक्शन से हटके भी थोड़ी सी गुफ्तगू हो जानी चाहिए। आपने एहसास प्रोग्राम की एहसास बात प्रोग्राम करनी की थी तरफ, मेरे कमिंग साथ। बैक टू द पॉइंट, यस, एहसास प्रोग्राम, ये जो पॉवर्टी एलिवेशन के बाद अक्सर मैंने ये देखा है कि जब हम इकॉनमी की बात करते हैं, हम रेशोज की बात कर रहे Yes, होते हैं, yes. करंट अकाउंट डेफिसिट, बजट डेफिसिट, रेवेन्यूज। देखें, ये ना एक आम आदमी को भी and change the combination as far as the tournament goes. The pitch gonna get more dry, and I think it might spin. Yeah, I mean, looking at how the conditions may just play out, at the toss, do you worry about the dew, or do you look at what is happening presently and decide? No, it doesn't matter. I think due is due. You can't stop that, and I think toss is not as crucial as it was in Karachi. That's what I think. It's going to be equal game whether it's due or not. The wicket plays an important role in Abu Dhabi. I think we have to ball really, really well. They've got a very good side. Any notable omissions or inclusion for you? Yes, we have played the debutant under-19 captain of Pakistan, Qasim Akram. Very excited for him. He's a live wire in the field, very good bowler, decent batsman. So really looking forward to it. All the best, Imad. Thank you. रिजवान साहब, आपको पता है ना, आप पहले बैटिंग करें? जी जी बिल्कुल पता है। चले, बहुत अच्छा। अच्छा, पॉइंट्स टेबल का प्रेशर पहले तो बताएं कितना है? देखिए जरमीज भाई, ऑब्वियसली ऑनेस्टली ये बता रहा हूँ कि जो लास्ट का पीरियड था हमने चेंज कर दिया, क्योंकि एक नया स्टेज पे आए हुए हैं। 5 मैचेस जैसे हम नया फ्रेश टूर्नामेंट के लिए आए हुए हैं, वो पिछले वाले टूर्नामेंट को बिल्कुल हमने ज़्यादा जो हुआ है हमने जहन से निकाल दिया है। अब एक एक मैच खेलते हुए जा रहेंगे, इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छे रिजल्ट आएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप जो फॉर्म प्लेयर्स हैं, क्या आप चाहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा ओवर्स खेलें, या आप कॉम्बिनेशन के हिसाब से खासतौर पे बैट्समैन को स्लॉट करेंगे? देखिए रमीज भाई, हमेशा आप अपने जो थोड़ी सी गेम को देखना पड़ता रहता है, मगर ये तो ऑब्वियसली T20 की डिमांड यही है कि जो आपके जो टॉप के प्लेयर हो, जो फॉर्म में हो, उसको ज़्यादा खिलाएं। जितना वो खेल सकते हैं उतनी ज़्यादा रन आएंगे, मगर ये कि सम टाइम आपको देखना पड़ता है पिच के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, तो इस वजह से डिसीजन लेनी पड़ती है। तो टीम के हिसाब से अपने कैसे हैं और बाहर वाले कौन हैं? बाहर वाले में से हमारे पास गुलबर्ज है, रायलू रसो है, हिटमायर है, इमरान ताहिर है, और बाकी नाज़रीन, कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स। कराची किंग्स ने टॉस जीता है और फील्डिंग का फैसला किया है। PSL 6 या आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर बराह रास्त मनाजिर। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ ने दिखाए। मैच शाम 6 बजे से PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त जो है वो नशर किया जाएगा। इमाद वसीम कराची किंग्स के कप्तान, मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान। कराची किंग्स ने टॉस जीता है नाज़रीन और फील्डिंग करने का फैसला किया है। मुल्तान सुल्तान्स को बैटिंग की दावत दी है। अब देखना यह है कि ये मैच किस तरह से इख्तिताम पजीर होता है, लेकिन कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मैच आप शाम 6 बजे से पाकिस्तान टेलीविजन के स्पोर्ट्स चैनल PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त देख सकेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं यासिर को भी बताते चलूं। और यासिर, हमने देखा था शौकत तरीन साहब जब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, एडिबल ऑयल की प्राइसेस बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी तक वो आवाम को पास ऑन नहीं किए अच्छा, गए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है नताशा, इसको दिमाग में रखना होगा कि जो रीजनल कंपैरिजन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जिस तरह प्राइसेस के अंदर अप्रिसिएशन आई है उसके मुकाबले में पाकिस्तान में हमने देखा है कि जिसको अभी हाईलाइट कर रहे थे तरीन साहब, उन्होंने कहा कि हमने इसको ऐसे पास ऑन नहीं किया गया जिसकी वजह से जो है एंड कस्टमर को, एंड यूज़र को ज़्यादा प्रॉब्लम हो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यस, उसमें उनका वो पॉइंट वैलिड है, लेकिन उसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि कितना प्राइस ऊपर गई, उसका कितना कंपोनेंट जो था वो गवर्नमेंट ने कमोडिटीज़ का उन्होंने तस्करा किया था, आपने जो आपने सही बताया चीज़ों का। मैं थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट बात कर रहा था। मैं ये बात कर रहा था कि दुनिया के अंदर एक सप्लाई और डिमांड का इम्बैलेंस आने वाला है, जिसकी वजह से एक मैसिव इन्फ्लेशन क्रिएट होगी हर चीज़ के अंदर, और उसका पास थ्रू आएगा पाकिस्तान के अंदर जब यहाँ पे एनर्जी प्राइसेस बढ़ेंगी, जब यहाँ इनपुट्स की प्राइसेस बढ़ेंगी। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये एक टेम्पररी फेज़ है, लेकिन हमें उसके बारे में प्लानिंग करनी, क्योंकि अगर ये पास थ्रू यहाँ आया, जो कि अगर की बात नहीं है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ when not if, आएगा तो सही। तो आई थिंक हमें अभी प्लानिंग करने की ज़रूरत है उसके बारे में। मेरा ख्याल है सैलरीज या जो एहसास प्रोग्राम है, क्योंकि मैं हमेशा मेरी जो अप्रोच है, हालांकि तो मैं एक इकोनॉमिस्ट हूँ और इकोनॉमिक्स में हमें सिखाया जाता है कि एक चीज़ होती है ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स, मैं लेकिन एक बॉटम्स अप अप्रोच में बिलीव करता हूँ। तो मैं हमेशा अपना एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ गरीब लोगों से, पावर्टी से, बिकॉज वो मुझे तकलीफ देती है वो चीज़। तो मैं समझता हूँ कि एहसास प्रोग्राम और बाकी तमाम सैलरीज को इंडेक्स करने की ज़रूरत है टू इन्फ्लेशन, कि जैसे इन्फ्लेशन ऊपर जाए आपकी सैलरी, और इससे माइंड यू ये भी होगा कि जब आपकी सैलरी ऊपर जाएगी वो लोग दोबारा उन पैसों को खर्चेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ चलती रहेगी, एक्टिविटी चलेगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो हमारी बॉटम अप अप्रोच है ये हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत होगी इन सम एक्सटेंट, क्योंकि इसी की वजह से आपका इकोनॉमिक साइकिल चलेगा। और ये जो प्रॉब्लम लाए करती है ना, वो सबसे ज़्यादा यहीं करती है। और जैसे भी आपने एहसास प्रोग्राम की एक बात की थी नताशा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी पहले डायरेक्शन सही करें। एसएमएस की जैसे बात हो रही है, अगर आप उनका एम्पावर करेंगे, अगर उनके लिए पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो इवेंचुअली होगा ये कि फिर ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, और फिर शायद आपको इस तरह के प्रोग्राम्स की आगे ज़रूरत ना हो। राइट, एग्जैक्टली। इकोनॉमिक सर्वे की जो प्रॉपर्ली ऑफिशियली पोर्टफोलियो है वो भी अपलोड हो चुका है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और उसमें पूरे ईयर की जो प्रोग्रेस है वो रिपोर्ट दी गई है, और उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं पॉजिटिव नोट पे आ रहा है। मैं चाहूँगी जो एक सबसे ज़्यादा एविडेंट सूरत हाल जो कि दिखाई दे रही है वो है स्टॉक मार्केट पे। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स के बारे में भी मैं चाहूँगी कमेंट हो जाए। शहजाद चामड़िया साहब से पूछना चाहूँगी, सर दिखाई ये दे रहा है आज मार्केट सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे के अगर हम देखें उसमें काफ़ी हद तक पॉजिटिव डायरेक्शन में नज़र आ रही है, 400 प्लस पॉइंट्स आज देखे गए, और इतनी ज़्यादा एनर्जी देखी जा रही है मार्केट के अंदर भी, बजट के हवाले से भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं। और शौकत तरीन साहब से एमडी पीएसएक्स फ़ारूक खान साहब की मुलाकात हुई थी, और उन्होंने काफ़ी हद तक जो है वो कुछ टैक्सेस के बारे में डिस्कशन की है, कैपिटल गेन टैक्स एंड समहाउ। तो प्लीज़ सर उसके ऊपर एम्फेसिस कीजिए। जी देखें, स्टॉक मार्केट तो रिस्पॉन्ड कर रही है, जो इकॉनमी ने बाउंस बैक किया है, उसके स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने लिए थे उसकी वजह से वो बाउंस बैक किए। कॉर्पोरेट अर्निंग्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखें तो वो ऑन द राइज हैं। पिछले साल 20% थी, इस दफ़ा भी इसी रेंज में है मेरे ख्याल है, और वो नज़र आ रहा है कि अगले 3 से 4 साल तक ये कॉर्पोरेट अर्निंग्स में इजाफा रहेगा। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने, मैं थोड़ा सा इन्फ्लेशन से कनेक्ट करता हूँ। इन्फ्लेशन की बात की तो इन्फ्लेशन में देखें, मैंने शौकत तरीन साहब को सुना था, उन्होंने कहा था कि कमोडिटीज़ में स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होने चाहिए हमारे पास। फिर उन्होंने बात की लॉक इन करने की प्राइसेस, तो कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो गोइंग फॉरवर्ड नज़र आ रहा है इन्फ्लेशन। ये ठीक है कि हमारा जो कोर इन्फ्लेशन अभी 7% है, उसमें वो फूड एंड एनर्जी प्राइसेस का इम्पैक्ट है, और वो इंटरेस्ट रेट्स के लिए उसको नहीं बेस बनाना चाहिए। हेडलाइन इन्फ्लेशन को जो है ना वो नहीं बनाना चाहिए कोर इन्फ्लेशन। उसमें दूसरी सप्लाई डिस्ट्रप्शंस की वजह से भी रखा गया है सर, नहीं, सप्लाई डिस्ट्रप्शंस की वजह से भी प्राइसेस ऊपर नीचे जाते हैं। लेकिन मैं एग्री करता हूं इनसे कि अभी डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन की पॉसिबिलिटी है आने वाले साल में, और उसको चेक करने के लिए और उसकी प्लानिंग करने के लिए हमारे पास स्पेशली इन द कमोडिटीज़ जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होने चाहिए। और ये फाइनेंस मिनिस्टर ने जिक्र भी किया है, और एग्रीकल्चर पे गवर्नमेंट का फोकस भी है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक चीज़ होगी जो इनको इस साल देखनी होगी।
Coming back to the stock exchange, तो stock exchange, yes, it is responding to the positive steps in the economy. It's bounced back. हम बहुत low multiples पे trade कर रहे थे. बिलियंस में अभी भी वॉल्यूम्स हम देख लोग, रहे हैं सर. sorry, बिलियंस में वॉल्यूम्स देख रहे हैं हम इस बार. जी देखिए ये तो एक फिनोमेना ऐसा है कि जब हमने ये एक्सपेक्ट किया हुआ था कि जब दोबारा बाउंस करेगी इकॉनमी और दोबारा इंटरेस्ट आएगा तो हमेशा हम पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ देते हैं. ये 2005 में भी यही हुआ था, 8 के बाद भी यही हुआ था. तो हमने जो 1 बिलियन का सबसे पहले वॉल्यूम किया था 2005 में था. फिर बहुत ही लैकलस्टर परफॉर्मेंस रही है कुछ सालों में अच्छी रही है. पोस्ट 2008 बहुत बुरा रहा है. तो अब दोबारा से जब हम आए हैं तो हमारे जो यूआईन्स क्या कहते हैं हम, आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, तो हमारी क्लाइंट बेस जो है, कस्टमर बेस बहुत थोड़ी है. इकॉनमी साइज बहुत बड़ी है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, लेकिन दूसरे मुल्कों से अगर हम कंपेयर करें तो हमारे इन्वेस्टर्स 2.5 लाख से 5 लाख की रेंज. सो देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर इन्वेस्टर्स टू ग्रो. तो इन्वेस्टर्स अगर ऐड होते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा और वो अभी देखने में लिस्टिंग आपको बढ़ानी होगी. इसके अलावा आपको जैसे भी बात हो रही थी कि टैक्सेशन के हवाले से ओवर द इयर्स एक बड़ा क्वेश्चन होता रहा. जब कैपिटल गेन्स टैक्स आया उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को कंसर्न था. फिर ये जो फाइलिंग का जो सिस्टम है ये बड़ा लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड रहा है. इसमें इम्प्लीकेशंस हैं, अगर उसको मेरे ख्याल में ठीक कर लें. देखें स्टॉक एक्सचेंज एक वाहिद इदारा है जो आज से नहीं, जब से हम इलेक्ट्रॉनिक हुए हैं उसमें इम्प्रूवमेंट्स आती गई हैं. वी आर पॉसिबली द ओनली बिजनेस एंड इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान जिसका टैक्स शाम को अदा हो जाता है. जी आपने आज ट्रेड किया जी, तो वो मेरा ख्याल इट्स ऑल डिजिटल. तो उसमें ये तो बहस है ही नहीं कि टैक्स कोई दे रहा है कोई नहीं, सब दे रहे हैं. ठीक है. अब मसला ये है कि जो कैपिटल गेन्स टैक्स जो पिछली गवर्नमेंट्स रही हैं उन्होंने उसको थोड़ा किसी और नज़र से देखा. अगर आप रीजनल लेवल पे आप कंपेयर करेंगे तो ऐसी रिजीम्स मिलेंगी जहाँ पे होल्डिंग पीरियड है. हमारे पास भी होल्डिंग पीरियड होता था. तो एक ये है कि 3 साल के बाद तक अगर आपने होल्ड किया है तो उसमें नहीं होना चाहिए. ये बहुत ही कम होना चाहिए. जी ये पहले था हमारे पास. एक तो ये है. दूसरा ये कि लिस्टेड कंपनीज और अनलिस्टेड कंपनीज जो हैं इसके अंदर टैक्स का कुछ डिफरेंस होना चाहिए जो कि पहले मौजूद था. वो भी मेरा ख्याल है वो गौर करेंगे इस बजट में ताकि वो इंसेंटिव हो कि जिनकी अनलिस्टेड कंपनीज हैं वो लिस्ट कराएं, कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ से करें. प्राइवेट इक्विटी के भी जो प्रपोजल्स हैं कि उनको भी बढ़ावा दिया जाए, वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी को. हमने एक नए प्रोडक्ट्स कुछ इंट्रोड्यूस किए हैं, ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स. तो उसके लिए प्रपोजल ये है कि जो म्यूचुअल फंड को जिस तरह टैक्स किया जाता है उस तरह ETFs को टैक्स किया जाए, जस्ट टू इंसेंटिवाइज के न्यू कमर्स भी आए और जो एग्जिस्टिंग भी हैं वो इसकी तरफ आए. मेरा एक पर्सनल खुद भी ओपिनियंस में ये है जो मैंने पहले भी कहा था कि डिविडेंड पे जो टैक्स होता है उसमें थोड़ी सी नॉर्मली ये है कि जो आप फिक्स इनकम में आप चले जाएं या नेशनल सेविंग स्कीम में चले जाएं तो वहाँ 10% टैक्स है, यहाँ पे 15% टैक्स है. उसको भी रैशनलाइज करने की जरूरत है, बल्कि इंसेंटिवाइज करें क्योंकि वो वैसे ही टैक्स के बाद डिविडेंड पे दोबारा टैक्स लगता है. 7.5% कर दें तो लोग इस तरफ आएंगे. ये प्रपोजल्स हैं, ये सजेशंस हैं जो स्टॉक मार्केट के जो नंबर्स को इनहांस करती हैं और बताती हैं कि लोग क्या चाहते हैं. कंस्ट्रक्शन की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में यासिर मैं चाहूंगी कि समसम साहब से आप टेक ऑन लें. जी अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से अब कुछ बात हो रही है. PSDP के हवाले से जैसा भी हमने कुछ देर पहले भी इसको डिस्कस किया था, अभी फर्दर इसके ऊपर बात कर लेंगे कि अब एलोकेशन हो रही है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत बड़ा काम है. अगर ये होगा तो फिर आपका काम जो है वो आसान होता नज़र आता है. तो अब देख रहे हैं, सेटिस्फाइड हैं, 900 अरब के करीब जो है वो रखे जा रहा है और होपफुली इस दफ़ा जो है इसके ऊपर काम होगा. क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ज़रा ये फरमाइए. फाइनली समसम साहब स्माइल कर रहे हैं. मैं थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूंगी. देखिए बात ये है कि अब आपने बात कर दी 18वीं तरमीम वालों की. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट है वो बात हो रही है सिटी की या हैदराबाद की, सखर की या सिंध की बात हो रही है. पूरे सिंध की बात हो रही है, पूरे मुल्क की बात हो रही है. क्योंकि जो फिगर आपने बताया ये तो सिंध के है ना, ऐसा ही है. वफाक की तरफ से नहीं है तो सिंध के लिए ना. ठीक है, तो चूंकि अब सिंध की बात पोर्शन के देखिए, मैं तो बड़ा सरप्राइज हूँ कि ये फिगर्स हैं और मेरे ख्याल से 1 साल से हम ये बात सुन रहे हैं. ग्राउंड पे कोई कुछ नजर नहीं आ रहा. कराची 10 साल से तबाह हाल है. जो पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन है, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, सिंध का 95% रेवेन्यू देता है, उसके साथ हमें नहीं पता किसका बदला लिया जा रहा है, क्योंकि हम पॉलिटिकल लोग नहीं है. किसके लिए? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए? मैं तो देखिए, आप ये कैसे कह सकते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट अलग है, प्रोविंशियल अलग है? मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मेरे पास तो मैं हुकूमत से बात कर रहा हूँ. 18वीं तरमीम के बाद मैं तो हुकूमत से बात कर रहा हूँ क्योंकि फंड जो अलॉट किए गए हैं की मॉनिटरिंग के लिए फेडरल के लोग मौजूद हैं, ये आपका विटनेस है.
तो ये बात तो मैं इन जनरल सबसे कर रहा हूँ, हमारा किसी हुकूमत से कोई इख्तलाफ नहीं है। हमने जब कंस्ट्रक्शन की बात की, हमने कहा आप हमें ईज टू डूइंग बिजनेस दें, आप बिला वजह की एनओसीज को कट डाउन करें, वो कट डाउन करते हैं, फिर बढ़ा देते हैं, ठीक है। फिर हमने, आपने कहा 30 दिन से 45 दिन में इंश्योर करेंगे और 6 माह की एमनेस्टी दी। हमने कहा था कि एमनेस्टी हमारी नहीं है, जिन्होंने कहा कि हम शुक्रिया अदा करते हैं, हम समझते हैं कि शुक्रिया वो अदा करें जिनको एमनेस्टी मिली या जिनका पैसा डिक्लेयर नहीं था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मौका दिया उसको इकोनॉमी का हिस्सा बनने का, ये बहुत अच्छी बात है कि रोजगार को देखते हुए। लेकिन अगर हम ये बात कर रहे हैं कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, सबसे पहले तो आप ये मैं आपके तवज्जुह से एक सवाल देना चाहता हूँ और तामीदी सोच के साथ देना चाहता हूँ। मैं हम तनकीद करने वाले लोग नहीं हैं कि क्या ये जो लो कास्ट हाउसिंग के प्रोजेक्ट जिन इलाकों में अभी डिज़ाइन होने जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो लॉ ये है कि 18वीं तरमीम के बाद रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो मेरा एक सवाल है, एज ए कन्वीनियर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स रियल एस्टेट सेक्टर, एज ए एडवाइजर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स हाउसिंग रियल एस्टेट, एज ए फॉर्मर चेयरमैन आबाद सिंध बलूचिस्तान, मेरा ये सवाल है आपसे कि क्या आपने इंश्योर किया है कि ये जो मकान बनने जहाँ जा रहे हैं वहाँ रोड मिलेगा, वहाँ गैस की लाइन मिलेगी, वहाँ के इलेक्ट्रिक की लाइन मिलेगी, वहाँ पानी मिलेगा, वहाँ सिविक सेंटर मिलेगा, वहाँ थाना मिलेगा, वहाँ मस्जिद मिलेगी, वहाँ स्कूल मिलेगा, वहाँ अस्पताल, ठीक है। जब आपने इंश्योर नहीं किया है तो आप उन गरीबों को उन जंगल में लेके जाएंगे, तो आपने इंश्योर किया कि उनको ट्रांसपोर्ट मिलेगी उनके रोजगार पे आने के लिए। जी, एनओसीज की भी मैं बात बता रहा हूँ। पिछले 10 साल से यही मसला है, तो 10 साल से सेम सिंध गवर्नमेंट में हम देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स रही हैं, तो सर ऐसा क्या है जो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा 10 साल पहले? ये अच्छी बात है, आप हमें मौका दें तो हम आपको हाईलाइट करेंगे। हडल्स ये हैं उसमें, सर एक मिनट, मैं थोड़ा सा मौका देंगे तो मैं जरूर देता हूँ। नहीं सर, मौके के लिए हडल्स क्या है? हडल्स ये हैं कि देखें 18 के करीब एनओसी हम कहते हैं, क्योंकि इलाके वाइज हैं, कुछ इलाकों में कुछ एनओसी रिक्वायर्ड है, कुछ में नहीं है। सबसे पहली 3 एनओसी हैं फेडरल गवर्नमेंट की, जिसको हम कहते हैं सिविल एविएशन, एयरफोर्स और स्वीट सिदर्न गैस, जो कि फेडरल गवर्नमेंट डील करती है। सुई गैस की एनओसी हमें मिल जाती है, थोड़ा सा टाइम लगता है। सिविल एविएशन के लिए इन्होंने कहा कि एसआरओ निकाल दिया है फरवरी में कि आपको अब किसी को सिविल एविएशन की एनओसी की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जिस शहर को रिप्रेजेंट करते थे कराची चैम्बर से, वो डाउनटाउन है, वर्टिकल तामीरात इस शहर में होती हैं। 200-250 प्रोजेक्ट हमारे होल्ड किए हुए हैं, जो लीगली तौर पे जो लेजिस्लेशन कहाँ होल्ड किए हुए हैं? सर हमारे कन्वर्जन वाले जो प्लॉट है ना, जो कन्वर्जन किए गए, जो सिंध असेंबली से लेजिस्लेशन के बाद कन्वर्जन किए गए, जो फीस पे की गई, वो होल्ड हो गए हैं, उन पे तामीरात की इजाजत नहीं है। पहली बात, ये सारे हाई राइज प्रोजेक्ट थे। तो आपने जो लीगल प्रोसेस था जिसमें कोई एमनेस्टी नहीं है, ये लोगों के वाइड पैसे हैं, ये बहुत खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है जो होल्ड की हुई है, ठीक है। आप एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि जमीन को कम इस्तेमाल करें, वर्टिकल पे जाएं। हम कराची में वर्टिकल की बात करते हैं, तो हमें जैसे सिविल एविएशन की बात की, तो जब आप कहते हैं कि एनओसी रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसके आगे ये लिखा हुआ है कि वो एरिया नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे या क्लिफ्टन के कुछ एरिया, तो आप मुझे बताएं नेशनल हाईवे पे मैं 50 मंजिल की बिल्डिंग बना सकता हूँ? 8,000 रुपये आज की कॉस्ट है हाई राइज की, तो क्या वो गरीब आदमी अफोर्ड कर सकता है? मैं बना सकता हूँ डाउनटाउन के अंदर, पूरा डाउनटाउन फनल एरिया, सब में एसबीसीए को एनओसीज जो है वो जल्दी देनी चाहिए। लेकिन अगर आप एनओसीज की तादाद कम करेंगे तो यहाँ पे बारिश में जब कराची जैसा एक मेन शहर नदी नाले का मंजर पेश करने लगता है, तो इस चीज को भी तो फोकस करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना लैक है। हम तो एनओसी को कट डाउन की बात ही नहीं अब्दुल साहब सर कुछ ऐड करना चाहेंगे? अब आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। तो मैं कह रहा था कि पिछले साल जब एक मैसिव स्टॉर्म आया था, उससे लेके अब तक अगर आपने कराची में देखा होगा, हर मेन शाहराह के साइड पे सीवरेज पाइप्स डाली जा रही है। बहुत ही महंगा और क्या कहना चाहिए, मैसिव इन्वेस्टमेंट है। तो काम तो हो रहा है। मुझे तकरीबन कुछ अरसा हो गया कराची में रहते हुए, 3-3.5 साल हो गए कराची में रहते हुए। मैंने तो कराची में इम्प्रूवमेंट देखी है। लेकिन देखें, ये सर जो बात करें ना, ये इनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है और मेरा पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। इनको गवर्नमेंट से जिस किस्म का राब्ते में रखना पड़ता है, मेरा उस किस्म का नहीं, मेरा एक और किस्म का। लेकिन मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है कि मैंने इम्प्रूवमेंट देखी है, ऑब्वियसली उसमें बहुत सी देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा। समथिंग इज हैपनिंग, आई थिंक आप ये कहना चाह रहे हैं। उसकी पेस पिकअप करने की ज़रूरत है, फोकस की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे पॉलिसी मेकर्स की पॉलिसीज अच्छी होती इन द पास्ट, माजी में,
और मैं बात कर रहा हूँ 70s, 80s, 90s। बिल्कुल। दुनिया में ना हांगकांग का पता होता ना दुबई का पता होता, दुनिया कराची आती, क्योंकि कराची का जो वेदर है, जो कराची की कोस्ट लाइन है और कराची की जो डाइवर्सिटी है, ऐसी दुबई वाले सोच भी नहीं सकते। तो आई थिंक हमें कराची को कम से कम एज अ सिटी ऑफ एक्सीलेंस या पॉकेट ऑफ एक्सीलेंस डिक्लेयर करना चाहिए और तमाम गवर्नमेंट्स को कोलैबोरेट करना चाहिए यहाँ पे ऐसे हालात पैदा करने के लिए कि यहाँ का इकोनॉमिक पहिया चले और वही लोगों को भी अट्रैक्ट करेगा और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ऊपर लेकर के जाएगा। हो सकता है, सॉरी आई वुड से थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल एक हर्डल है जिसके ऊपर अभी डिबेट हो रही है, उसको अगर रिजॉल्व कर लिया जाएगा तो वो मामला हल हो सकता है। ये जिसके ऊपर जो एक कॉन्फ्लिक्ट है ना, पॉइंट ऑफ जो कहते हैं हम, जिसके ऊपर कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, वो है 18 अमेंडमेंट है, जिसकी वजह से ना ये तमाम, वरना फेडरल गवर्नमेंट के पास प्रोजेक्ट है अगर मटेरियलाइज किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इससे हमारी फेडरेशन ज्यादा मजबूत हुई है पहले के मुकाबले में। तो सर इसके ऊपर एक डिबेट कर रहे हैं कि हम बताएंगे कि मैंने आपको बता दिया कि मेरी क्या राय है। जी जी नहीं, मैं बिल्कुल आपकी राय से बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं, उसका एहतराम करते हैं। तो नई बसें नहीं चल सकी, ये अब आप बताइए। पाकिस्तान के दूसरे मेजर सिटीज में तो मेरे ख्याल है बसें चल गई। 18th अमेंडमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। मैं एक बात कर रहा हूँ, आप इंप्रूवमेंट की बात कर रहे थे, साफ पानी नहीं है, सफाई का निजाम नहीं है, पानी मुहैया नहीं हो पा रहा, और जैसे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कुछ नहीं है हमारे पास, एक मेगा सिटी है। और सर हर 40 इयर्स कब आएगी कैसे, मैं तो गवर्नमेंट उसमें जा ही नहीं रहा। डिफरेंट लेवल्स हैं, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि व्हाई नथिंग इज हैपनिंग। कराची को मेरा ख्याल है कि उस तरह से ऑन नहीं किया जा रहा जिस तरह दूसरे सिटीज को किया जा रहा है, उसकी जो आपने रियलाइजेशन ही नहीं है कि ये एक वो सिटी है जो इट्स अ फाइनेंशियल हब, इट इज अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी, द फर्स्ट कॉस्मोपॉलिटन सिटी ऑफ दिस कंट्री, जिसमें डिफरेंट कलर्स हैं। बट अगर उसको आप ऑन नहीं करेंगे तो हमारा अपना नुकसान है। अपने घर को तो खुद ही सही करना है ना। सर लाहौर मेरा नहीं ख्याल है कि 250 के करीब एनओसी हो गई। मैं इन्हीं की कराची वाली बात को कंटिन्यू करता हूँ। पैकेज आने के बाद जहां ना कोई रेगुलेटरी बॉडी थी, ना उसको मॉनिटर करना, ना उसको रेगुलेट करना, कोई इतना बड़ा वो इदारा नहीं था। लीगल इंप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। मैं अगर नहीं, मैं आपको एक मिनट बात कंप्लीट कर दूं सर। हाँ, लेकिन कराची में वो पैकेज आने के बाद, यानी पैकेज आने से पहले जितनी एनओसीज होती थी उससे भी 80% कम हो गई पैकेज आने के बाद। तो आप जब हमसे पूछते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, तो मैं समझता हूं कि देखें, जब तक आप रियल स्टेक होल्डर, मैं रियल एस्टेट की बात नहीं, रियल स्टेक की बात कर, उनको आप अपने साथ नहीं लेंगे, उनकी तजावीज को शामिल नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूं आने वाले साल में फिर हम यही बात करेंगे कि बातचीत के जरिए मामला को हल करा जाएगा। अब्दस साहब, लास्ट मिनट है। मैं आपसे, आपका सवाल क्या है? वन लाइनर हम चाहेंगे कि हम इसको कंक्लूड करना है। बजट बहुत पॉजिटिव आया है, मैं बहुत पुरुमीद हूँ, मैं इस टीम को गुड लक विश करूंगा और मैं चाहूंगा कि इनका फोकस इसी तरह कायम रहे। वी आर ऑन द राइट पाथ। वी आर ऑन द राइट पाथ आफ्टर अ व्हाइल। यस शहजाद साहब, एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर को ना भूला जाए। किसी भी गवर्नमेंट ने उस पर उसका परसेंटेज देखें बहुत छोटा, सबसे प्राइमरी ये होना चाहिए। उसके बाद एग्रीकल्चर का फोकस जो कि है वो होना चाहिए, उसमें बहुत पोटेंशियल है। सर कहा ये जा रहा है कि एजुकेशन की बात की है, एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर किया जा रहा है सर, एजुकेशन एंड हेल्थ डबल भी का मेरा ख्याल है कि वो पूरा नहीं होता, वो भी इतना उसका अभी फिगर्स कम है कि अगर आपने 1.5% के 3% कर दिए, 2 के 5 कर दिए, तो वो तो कोई बात नहीं बनती। तो एजुकेशन और हेल्थ केयर पे फोकस नहीं रहा है किसी भी हुकूमत का बजट के अंदर, वो मेरा ख्याल है होना चाहिए, और एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अच्छा, स्टॉक मार्केट के हवाले से जो लोग देख रहे हैं, ज्यादा आजकल इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि आप कोई ऐसी होप दें, किधर फोरसी कर रहे हैं, नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? 50,000 52,000 का जो बैरियर क्रॉस किया था, आफ्टर बजट है। पोस्ट बजट की बात नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इट इज ऑन अ बुल रन। अभी मार्केट है, करेक्शन हो सकती है, बट ट्रेंड जो है ट्रैजेक्टरी अपवर्ड है। यू कैन सी अबव 50,000 क्रॉसिंग 50,000। जी, थैंक यू सो मच शहजाद चामड़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस आज हमने इकोनॉमिक सर्वे पे भी किया। समसम साहब आपने भी काफ़ी सारी शिकायतें भी की और काफ़ी अपनी सजेशंस भी दी, हमने उस पर भी किया। सर वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। और डॉक्टर अकदस साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़बरदस्त सजेशंस दी और खासकर इन्फ्लेशन के बारे में जो इन्होंने अपनी निशानदेही की है, तो वो चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। एंड ऑप्टिमिस्टिक, दैट इज वेरी गुड थिंग। जी जी, ट्रांसमिशन हमें इजाजत लेनी होगी, हमें इजाजत डिस्कशन बड़ी इंटरेस्टिंग है और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर किसी और मौके पर आपसे मुलाकात। बिल्कुल, ये ट्रांसमिशन जारी है, पीटीवी न्यूज़ पे आप देख सकते हैं।